सोचिए, एक सिंहासन, तीन बड़े राजवंश और इन सब के बीच एक ऐसा महायुद्ध जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 200 साल तक चला। ये वो कहानी है जिसने भारत के नक्शे को, उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उत्तर भारत में सदियों तक एक ही सिंहासन के लिए खून बहता रहा, जबकि ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी जा रही थी। तो चलिए इस महासंग्राम के बिल्कुल बीच में चलते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये उस महायुद्ध की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। 3 महान राजवंश, एक सिंहासन और एक ऐसी लड़ाई जिसने 2 सदियों तक उत्तर भारत की तकदीर तय की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो इनाम क्या था? ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए 200 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ना और मरना जायज लगे? इस सवाल का जवाब हमें सीधा उस दौर के भारत के दिल में ले जाता है, जहां एक पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा इनाम दांव पर लगा हुआ था। वो पुरस्कार था कन्नौज शहर। लेकिन रुकिए, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, ये शक्ति का, सत्ता का सबसे बड़ा सिंबल था। देखिए, गुप्त साम्राज्य और फिर सम्राट हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन आ गया था, और कन्नौज, जो कभी हर्ष की शानदार राजधानी थी, वो अब शाही अधिकार का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका पूरे गंगा के उपजाऊ मैदान और उस दौर के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्तों पर कब्जा। और 8वीं शताब्दी आते आते 3 बड़ी शक्तियां इसी सिंहासन को पाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। तो कौन थे इस महाकाव्य के 3 बड़े खिलाड़ी? कौन थे वो 3 दावेदार जो एक ही सिंहासन के लिए मरने मारने को तैयार थे? ये थे वो 3 दावेदार। पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल वंश और दक्कन के पठार से आते थे राष्ट्रकूट। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे इन तीनों की सीमाएं ठीक कन्नौज के पास आकर मिलती हैं, जो इस घातक संघर्ष का एपिसेंटर बन गया। चलिए इन तीनों महाशक्तियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार, जिन्हें पश्चिम के पहरेदार भी कहा जाता है, उन्होंने अरब आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रखी थी। फिर थे पाल, पूरब के स्वामी, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उनकी पैदल सेना बहुत ताकतवर थी। और आखिर में थे राष्ट्रकूट, दक्कन के चैलेंजर्स, दक्षिण की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति जो उत्तर की राजनीति में अपना दबदबा बनाना चाहती थी। और बस इन्हीं तीनों के बीच शुरू हुआ वो विनाशकारी महायुद्ध जो अगले 200 सालों तक चलता रहा। ये लड़ाई पीढ़ियों तक चली। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसकी शुरुआत की, जब उसने प्रतिहार और पाल दोनों को हराया। 9वीं सदी आते आते प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के बीच जीत कभी इधर तो कभी उधर जाती रही और युद्ध और भी खूनी होता गया। फिर 9वीं सदी के बीच में महान मिहिर भोज के नेतृत्व में प्रतिहारों ने कन्नौज पर एक मजबूत कंट्रोल हासिल किया, जिसे प्रतिहारों का स्वर्ण युग भी कहते हैं। लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 10वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर ऐसा हमला किया कि उसे लूटकर तबाह कर दिया और प्रतिहारों की शक्ति को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। सोचकर देखिए, कन्नौज का सिंहासन जैसे एक रिवॉल्विंग डोर बन गया था। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था, जहां हर जीत कुछ ही दिनों की मेहमान थी और हर हार एक और बड़े युद्ध की वजह बनती थी। प्रतिहार जीतते तो राष्ट्रकूट उन्हें हरा देते, पाल कोशिश करते तो प्रतिहार उन्हें खदेड़ देते। कोई भी जीत कभी आखिरी नहीं थी। इस लगातार चल रहे युद्ध का अंजाम क्या हुआ? इसने तीनों ताकतों के खजाने, उनकी सेनाएं, सब कुछ खत्म कर दिया। जैसा कि कहा गया है, हर जीत केवल एक और ज्यादा विनाशकारी युद्ध के बीज बो रही थी। 2 सदियों के इस खूनी खेल के बाद हाथ में न कन्नौज का सिंहासन आया, पीछे बची थी तो सिर्फ राख और बर्बादी। लगातार लड़ते लड़ते ये तीनों महान साम्राज्य अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके थे और बाहरी दबावों के कारण एक एक करके बिखर गए। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल, तीनों का पतन हो गया। और इस पावर वैक्यूम ने उत्तर भारत को आने वाले आक्रमणकारियों के लिए एक आसान निशाना बना दिया। लेकिन जिस वक्त उत्तर भारत सत्ता की इस अंधी दौड़ में जल रहा था, ठीक उसी समय दक्षिण में एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी थी उस साम्राज्य की जिसने जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर फतह हासिल की। ये कहानी थी चोल साम्राज्य की। चोलों ने कन्नौज के लिए हो रही इस मारकाट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बड़ी समझदारी से ये महसूस किया कि असली ताकत जमीन के एक टुकड़े पर नहीं बल्कि व्यापार और प्रभाव के विशाल नेटवर्क में है।
उन्होंने एक जबरदस्त नौसेना बनाई और दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपने व्यापार और प्रभाव को फैलाया। और इस सोच को हकीकत में बदला चोल साम्राज्य के महान सम्राटों ने। एक तरफ थे राजराजा प्रथम, जिन्होंने शानदार बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, और दूसरी तरफ उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने बंगाल से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी नौसेना भेजी। उत्तर में जहां विनाश हो रहा था, वहीं चोल एक ऐसी विरासत बना रहे थे जो आज भी जिंदा है। लेकिन जानते हैं, चोलों की सबसे बड़ी विरासत उनकी सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि वो था उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन चलाने का तरीका। साम्राज्य को मंडलम यानी प्रांतों और वलनाडु यानी जिलों में बांटा गया था। लेकिन सबसे कमाल की बात थी गांव के लेवल पर बनी वारियम या समितियां। ये समितियां पानी, फाइनेंस और न्याय जैसे मामले खुद ही संभालती थीं। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम था जो अपने समय से सदियों आगे था। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, दो साम्राज्य और उनकी दो बिल्कुल अलग-अलग विरासतें। एक तरफ है उत्तर में संघर्ष और विनाश की विरासत, जहां तीन महान शक्तियों ने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ है दक्षिण में निर्माण की विरासत, जहां चोलों ने कला, वास्तुकला और एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जो सदियों तक मिसाल बनी रही। एक विनाश की कहानी है, दूसरी निर्माण की। कौन सी ज्यादा स्थायी साबित हुई? तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। असली शक्ति किसमें है? एक सिंहासन को जीतने में, या फिर एक ऐसा साम्राज्य बनाने में जो उस सिंहासन के टूटने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहे?